हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक बेड़स नदी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्राय हम देखते हैं और याद भी करते हैं बेड़स नदी के बारे में, तो केवल इतना ही याद करते हैं कि बेड़स नदी किसकी सहायक नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका प्रवाह क्षेत्र किन किन जिलों के अंदर है। लेकिन जब आरपीसी द्वारा कोई डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और हम उनका आंसर नहीं दे पाते हैं। मुझे मालूम है कि आप केवल दो नाम रटकर बेड़स नदी के बारे में याद करते हैं कि यह बनास की सहायक नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों के अंदर है। लेकिन आज हम बेड़स नदी को डीपली पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके कैचमेंट एरिया के अंदर चाहे आर्थिक गतिविधि हो, चाहे भौगोलिक जानकारी हो, चाहे सांस्कृतिक जानकारी हो या कोई ऐतिहासिक जानकारी हो, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा बेड़स नदी को मेवाड़ की यमुना क्यों कहते हैं और इसके ऊपर आरपीसी द्वारा अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं बेड़स नदी के ऊपर। बेड़स नदी, इसे मेवाड़ की यमुना भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? अपन यही पढ़ते हैं कि बेड़स नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। लेकिन यदि इनको डीपली पूछ लिया जाए कि बेड़स नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील द्वारा होता है, तब हमारे सामने बड़ी समस्या आ जाती है। इसका उद्गम स्थल एक गोगुंदा का पठार है। यहां ये गोगुंदा का पठार है। मैं मार्कर ले लेता हूं। तो हम देखते हैं कि गोगुंदा के पठार के चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। इन गोगुंदा के पठार के जो दक्षिणी पूर्व की जो पहाड़ियां हैं, उनकी तलहटी में एक झील है, बड़ी मदार झील। एक गांव है, यहाँ पर मदार गांव है और वहां पर 2 झील हैं। एक बड़ी मदार झील है और यहां पर एक है छोटी मदार झील। तो गोगुंदा की पहाड़ियों के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से से उनसे पानी बहकर एक झील में आता है, उसे बड़ी मदार झील कहते हैं। इसी झील से बेड़स नदी का उद्गम होता है। ये यहां से शुरुआत होकर बेड़स नदी का यहां से होती ईसवार, तुरहुंडे गांव, उसके पश्चात उदयपुर तक आती है। उदयपुर में आने के पश्चात ये उदय सागर झील, वल्लभनगर शहर, अकोला गांव, हथियाना और गोसुंडा डैम, चित्तौड़गढ़, उसके पश्चात भीलवाड़ा में बिगोद के पास बनास में जाकर मिल जाती है। देखिए अपन यहां बड़ी मद्दार से लेकर, बड़ी मद्दार झील से लेकर और जो उदय सागर झील है, यहां से लेकर और यहां तक उनको आयर नदी कहते हैं। यहां गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर झील तक इस नदी को आयर नदी कहते हैं। उदय सागर झील के पश्चात इसका नाम बेड़स पड़ जाता है और यहां से लेकर और बिगोद तक इसको बेड़स नदी कहते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों के अंदर है। उदयपुर, यहां तक उदयपुर, उसके पश्चात यहां से लेकर ये चित्तौड़गढ़ और आगे भीलवाड़ा। यानी इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इसकी लंबाई की बात करें तो उसकी कुल लंबाई
गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर बिगोत तक 190 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से 4 नदियां हैं, वागली, वागन, गंभीरी और ओराई। देखिए ये चारों ही नदियां इस बेड़ज के, ये इसका बायां हिस्सा है और इसका दाहिना हिस्सा है, दाहिने तरफ से मिलती है। सबसे पहले जो इसके अंदर सहायक नदी आगे मिलती है वो वागली है, उसके पश्चात ये वागन है, उसके पश्चात गंभीरी है, उसके पश्चात ओराई है। इस प्रकार से इसकी 4 सहायक नदियां हैं और चारों सहायक नदियां इसके दाहिनी तरफ से आकर मिलती है। अब अपन यहां शुरुआत से लेकर इस नदी के आसपास जो भी जीके क्वेश्चन बनते हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। मदार गांव के पश्चात यह नदी, यहां एक गांव पड़ता है ईसवाल। ईसवाल है वो वही स्थान है जहां लोहा युगीन सभ्यता विकसित हुई थी। कई बार आरबीसी द्वारा पूछा गया है कि ईसवाल लोहा युगीन सभ्यता कौन सी जिले के अंदर है? आंसर आएगा उदयपुर। किस नदी के किनारे पर है? तो बेड़स नदी या आयर नदी के किनारे पर है। उसके पश्चात ईसवाल के पश्चात यह नदी एक गांव आता है थुर गांव। थुर गांव के पास ही गुजरती है। वही देखिए थुर गांव, थुर, यहां पर एक छोटा सा गांव हो रहा है हुंडेर। तो यहां पर जो थुर हुंडेर है, यहां पर लोहे एसक के भंडार है। देखिए ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि थुर हुंडेर लोहे एसक कहां पर स्थित है? तो ये देखिए उदयपुर के अंदर है और ये बेड़स नदी के किनारे पर है। तो बेड़स नदी की साइड के अंदर, बाई साइड के अंदर एक गांव है थुर गांव, और वहीं पर छोटा सा गांव हुंडेर है। वहीं पर थुर हुंडेर लोहे एसक के भंडार है। कई बार आरबीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके पश्चात ये आयर नदी, हम यहां पहुंचते हैं उदयपुर शहर। उदयपुर शहर से होती हुई नदी उदय सागर झील में आकर गिरती है। अब उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर के अंदर देखिए यहां पर 3 झीलें हैं, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील और फतेह सागर झील, तीनों झीलें। जब ये झील आउटफ्लो हो जाती है तब इसका पानी, देखिए फतेह सागर और जो पिछोला झील है उनको स्वरूप सागर से जोड़ा गया है। उसके पश्चात तीनों झीलों का पानी यहां से होते हुए इसी आयर नदी के अंदर जाता है और यहां से आयर नदी, यहां पर एक म्यूजियम है, आहार म्यूजियम, जो यहीं पर देखिए आहार सभ्यता विकसित हुई थी। ताम्र युग जो सभ्यता है वो यहीं पर विकसित हुई थी, फली फूली थी। और यहाँ पर आहार म्यूजियम भी है और यहाँ से होती हुई नदी, उदयपुर से होती हुई नदी और यहाँ पर आती है उदय सागर झील। ये वही उदय सागर झील है देखिए ये उदय सागर झील है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1565 ईस्वी में करवाया था। ये उदयपुर से लगभग 13 किलोमीटर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। ये इसी झील के किनारे पर महाराणा प्रताप और मानसी के मध्य मुलाकात हुई थी। जबकि गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग उनकी मुलाकात गोगुंदा के अंदर हुई थी। ये तो इतिहास का क्वेश्चन है, जब इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यही बता देता हूं कि जो उदय सागर झील है और उनके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बेड़स नदी को किस झील के पश्चात उनको आयर नदी को बेड़स नदी कहते हैं? तो उदय सागर झील है। उदय सागर झील से पहले, उदय सागर झील से लेकर बड़ी मतदार झील के बीच यानी गोगुंदा तक उनको आयर नदी, और इस झील के पश्चात उदय सागर झील के पश्चात उनको बेड़स नदी कहा जाता है। यहां से ये बेड़स नदी यहां से होती पूरा उदयपुर जिला यहां से होती हुई यहाँ वल्लभनगर शहर में पहुंचती है। तो वल्लभनगर शहर वही शहर है जहां बहस प्रजनन केंद्र स्थित है। और कई दफा आरपीसी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बहस प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो वल्लभनगर शहर के अंदर है। और उससे पहले एक डैम बनाया गया है, इसे वल्लभनगर डैम कहते हैं। और यहां से नदी होती हुई इस अकोला गांव में आती है। यहाँ के पश्चात देखिए, यहाँ के पश्चात यहाँ पर उदयपुर की सीमा समाप्त हो जाती है
और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है। वल्लभनगर के पश्चात चित्तौड़गढ़ जिला शुरू हो जाता है और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जब ये नदी एक अकोला गांव के पास से गुजरती है, यह वही अकोला गांव है जिनके बारे में कई बार आरबीसी क्वेश्चन पूछती है कि दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट या दाबू छपाई है अकोला गांव की प्रसिद्ध है। यह अकोला गांव चित्तौड़गढ़ जिला तहसील कपासन का गांव है ये, और यहाँ चीपी समुदाय द्वारा इस दाबू प्रिंट का कार्य किया जाता है। इस अकोला गांव के पश्चात यह नदी यहाँ से होती हुई यहाँ हथियाना गांव के पास से गुजरती है और यहाँ पर एक गांव आता है, छोटा सा गांव है आली गांव। देखिए यहाँ पर ये आली गांव है, यहाँ पर आली गांव है। यहाँ पर इसके अंदर इनकी एक सहायक नदी है वागली नदी, बेड़ज की प्रथम सहायक नदी वागली नदी, छोटी सी नदी है वागली नदी, यहाँ आगे मिलती है। यहाँ आली है, यहाँ आली गांव है, यहाँ गांव है आली। आली से करीबन 2 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर आगे एक छोटा सा मिंदर है या सामेलिया महादेव का मिंदर है, वहां पर उनको वागली नदी आकर मिलती है। मेवाड़ के अंदर इस वागली नदी को सन्नी महाराज वाली नदी कहते हैं। वहां पर क्षेत्रीय भाषा के अंदर उनको वागली नदी बहुत ही कम कहते हैं और उनको यही कहते हैं कि सन्नी महाराज वाली नदी आ गई। इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर आली गांव के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा सन्नी महाराज का मंदिर स्थित है। यहाँ पर एक धार्मिक टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आली गांव के अंदर सन्नी महाराज का मंदिर है। वैसे इस गांव को प्राचीन नाम तो उसका आली छोटा ही गांव है, लेकिन वहां मेवाड़ के अंदर केवल ये कहते हैं कि सन्नी महाराज आ रहे हैं, सन्नी महाराज आ रहे हैं। काफी बड़ा मंदिर है सन्नी महाराज का, बेड़ज नदी के किनारे पर। एक तरफ यहाँ पर बेड़ज है, एक तरफ वागली है और दोनों के बीच के अंदर यहाँ पर क्या है सन्नी महाराज का मंदिर है। और यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर के पश्चात एक सामेलिया महादेव का मंदिर है और वहां पर वागली नदी आकर मिलती है। अब वागली नदी की बात कर लेते हैं। प्रथम उसकी सहायक नदी जो कि चित्तौड़गढ़ की एक तहसील है डूंगला। डूंगला की पहाड़ियां यहाँ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। डूंगला की पहाड़ियों से वागली नदी निकलती है और यहाँ पर आकर सामेलिया महादेव के पास आकर बेड़ज से मिल जाती है। हम आगे चलते हैं तो आगे चलते देखिए यहाँ पर जाने के पश्चात एक गांव आता है, प्राचीन गांव है गोसुंडा गांव। तो वही गांव जो परीक्षा में कई बार दफा पूछा जाता है कि हाथ से कागज तैयार कहाँ किया जाता है, यानी जो हाथ से लुगदी तैयार करके उसके पश्चात कागज बनाने का जो कार्य है वो कहाँ पर होता है, गोसुंडा के अंदर होता है। गोसुंडा के आसपास जो पेड़ है उनकी लुगदी बनाई जाती है, हाथों से लुगदी बनाकर उसके पश्चात हाथ से कागज तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आरबीसी द्वारा पूछा गया है कि हाथ से लुगदी तैयार कर कागज कहाँ बनता है, गोसुंडा गांव में बनता है। और इसी गोसुंडा गांव के अंदर बेड़ज के अंदर उसकी दूसरी सहायक नदी आकर मिलती है वागल नदी। वागल नदी अब कई हमारे बात कुछ कंफ्यूज हो जाती है। देखिए वागली वा पहला वागल वा, एक और नाम आता है वाकल, मानसी वाकल नाम आता है। देखिए वागल वो वाकल है, ये वागल है वो वाकल है। वाकल नदी यहाँ पर है, वाकल नदी देखिए यहाँ पर है, ये उदयपुर के अंदर है। मानसी और वाकल जो नदी है वो उदयपुर के अंदर है। जो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, गोगुंदा का पठार है, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, उसके दक्षिणी पूर्व के अंदर यहाँ से देखिए यहाँ दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, वहां से ये बेड़ज या आयत नदी निकलती है और जो इनका दक्षिणी हिस्सा है यहाँ से मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। इस गोगुंदा की पहाड़ियां देखिए, गोगुंदा का पठार है, इसके अंदर ये पठार है। इस पठार के देखिए इस साइड के अंदर भी नदियां निकल रही हैं, इसके दक्षिणी हिस्से के अंदर भी नदियों का उद्गम हो रहा है। इस हिस्से के दक्षिण पूर्वी हिस्से इसके अंदर भी नदियों का उद्गम हो रहा है। तो इस साइड के दक्षिणी हिस्से के अंदर एक नदी निकलती है, उसका नाम वाकल नदी है। जो परीक्षा के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मानसी वाकल नदियां, मानसी वाकल जो परियोजना है उनका भी परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है। जब इस नदी के बारे में पढ़ेंगे तब उनका और अध्ययन करेंगे। देखिए कॉन्स्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर पूछा भी गया है वाकल नदी के बारे में। तो ये वाकल है और ये क्या है, वाकल है, वाकल है। और जो देखिए ये वागली है और ये वाकल है। वाकल देखिए वाकल है और ये वाकली है, इतना अंतर वाकल और वाकली। वाकली नदी है बेड़ज की सहायक नदी है,
और ये मानची वातल है, ये उदयपुर के अंदर है, जो साबरमती की साइड नदी है। अब हम वागल नदी के बारे में पढ़ रहे थे, तो वागल नदी देखिए ये पूरा डुंगला क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ की तहसील है डुंगला, बदेसा, ये तो छोटी सादड़ी जो तहसील है, वही डुंगला के जो तहसील है, जो डुंगला की पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी है डुंगला की पहाड़ी है, उन्हीं पहाड़ियों से पानी एक इकट्ठा होकर तालाब का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं तलौन तालाब। डुंगला की पहाड़ियों के मध्य एक तालाब है जिसका नाम है तलौन तालाब। तलौन तालाब से वागल नदी का उद्गम होता है। देखिए शायद मेरे साथ इतना डीपली क्वेश्चन कम ही पूछते हैं कि वागल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तलौन तालाब। कई बार पूछ भी लेते हैं तो इतने पूछ लेते हैं कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो डुंगला की पहाड़ियां कर देंगे। वागली का भी डुंगला की पहाड़ियां है, वागल का भी डुंगला की पहाड़ियां है। और डीपली क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि किस तालाब से इसका उद्गम होता है, तो वो तलौन तालाब है। यहाँ तलौन तालाब से इसका उद्गम होने के पश्चात देखिए यह नदी इस दिशा में होती हुई एक गांव आता है औरा, जिनको औरा भी कहते हैं, असौरा भी कहते हैं, जहां औरा माता का मंदिर है, जहां पोलियो लकवे से ग्रसित पेशेंट है उनका इलाज होता है, ऐसी मान्यता यहाँ पर। इसके किनारे पे औरा या असौरा गांव, यहाँ औरा माता का मंदिर है। यहाँ से होती ये वागल नदी गोसुंडा में आती है। गोसुंडा के अंदर बेड़च और वागल नदी का जहाँ संगम होता है, वहां पर एक डैम बना हुआ है, गोसुंडा डैम। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है गोसुंडा डैम कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, किस नदी पर है, तो भेड़च तथा वागल नदियों के संगम पर है। भेड़च और वागल नदियों के संगम पर कौन सा डैम बना हुआ है, गोसुंडा डैम। और दूसरा क्वेश्चन गोसुंडा के बारे में पूछा जाता है, ये कागज वाला प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार गोसुंडा पर दो क्वेश्चन बनते हैं, गोसुंडा डैम का बन गया कि नदियों के संगम पर है, तथा दूसरा क्वेश्चन ये कागज वाला बनता है। यहां से गोसुंडा से करीबन 5 या 7 किलोमीटर चलने के पश्चात शहर आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ शहर है 5 या 7 किलोमीटर चलने के पश्चात चित्तौड़गढ़ के अंदर यहां पर तीसरी इसकी सहायक नदी बेड़च की सबसे लंबी एवं बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी नदी है। वो आकर मिलती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ शहर बेड़च तथा गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है, बसा हुआ है। सबसे बड़ी नदी है, बड़ी सहायक नदी है गंभीरी नदी। तो देखिए गंभीर नदी का उद्गम कहां पर होता है, गंभीर नदी का उद्गम होता है एमपी से होता है। एमपी के अंदर देखिए यहाँ का एक नीमच जिला है एमपी का, यहाँ पर तो देखिए ये चित्तौड़गढ़ के पश्चात नीमच है ना, और यहाँ पर प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के पश्चात नीमच और मंदसौर आते हैं। तो नीमच जिले के अंदर यहाँ एक जावरा गांव है, और जावरा गांव की पहाड़ियों से गंभीर नदी का उद्गम होता है, और उसके पश्चात सीधी उत्तर दिशा में ये प्रवाहित होती है। और यहाँ पर देखिए ये प्रतापगढ़ जिले में बहने के पश्चात और उसके पश्चात चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। तो चित्तौड़गढ़ जिले में आती है, तब चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील आती है निम्बाहेड़ा, वही जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां सीमेंट बनाने की, यहाँ पर इस शहर के अंदर यहाँ पर चूना पत्थर भी निकलता है। तो देखिए निम्बेड़ा के अंदर यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, इसे गंभीर डैम कहते हैं। ये चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा डैम है, गंभीर डैम। तो देखिए यहां भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है कि चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो सबसे बड़ा डैम कौन सा है, गंभीर डैम है, यहाँ पर गंभीर डैम। उसके पश्चात ये चित्तौड़गढ़ शहर यहाँ पर, यहाँ देखिए बेड़च और या गंभीर नदी आकर मिल जाती है, और इसके यहाँ पर निर्धारण मिलन स्थल है। इस साइड के अंदर एक पठार है, मेसा का पठार। इसी पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। यहां से ये नदी गुजरने के पश्चात यहाँ देखिए यहाँ पर आती है, यहाँ पर उसके अंदर उसकी चौथी सहायक नदी है, वो आकर मिल जाती है, जिसका नाम है ओराई नदी। ओराई नदी देखिए, ओराई नदी का उद्गम
बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य से होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने दर्शाया गया है, ये बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य है। वहां से इन्हीं बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य जो पहाड़ियां हैं वहां से देखिए ओराई नदी का उद्गम होता है। और यहाँ देखिए बस्सी गांव है, यहाँ पर प्राचीन गांव है बस्सी गांव, जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ये बस्सी यहाँ पर पड़ता है, बस्सी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध। उसके पश्चात यहाँ पर पाल का गांव आता है और इस यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है ये अभ्यारण्य है, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पर दो डैम बने हुए हैं, पहला डैम है ओराई डैम कहलाता है, दूसरा डैम बस्सी डैम कहलाता है। यहाँ पर ओराई नदी के ऊपर ही दो डैम बने हुए हैं, ओराई डैम और बस्सी डैम। और यहाँ पर छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। इन जो डैम है बस्सी डैम से और ओराई डैम से छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। उन नहरों द्वारा आसपास का जो गांव है, यहाँ पर गांव पड़ता है पाल का गांव, छोटे मोटे गांव और भी हैं, वहां पर सिंचाई होती है। तो ये लघु सिंचाई परियोजना है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, ओराई लघु सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर है? तो ओराई लघु सिंचाई परियोजना है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। नदी कौन सी है? ओराई नदी पर दो डैम बने हैं, बस्सी डैम और ओराई डैम, उनसे दो नहर निकाली गई, आसपास के क्षेत्र के अंदर सिंचाई होती है। देखिए बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य से, और यहाँ आकर उसकी ये देखिए ओराई नदी मिल जाती है। लास्ट के अंदर देखिए यहाँ पर बेड़स नदी होती है, यहाँ पर भीलवाड़ा जिले प्रवेश करती है। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर यहाँ पर मांडलगढ़ तहसील है, यहाँ पर भीलवाड़ा की मांडलगढ़ तहसील है। और मांडलगढ़ की तहसील के अंदर एक गांव आता है बिगोद गांव। बिगोद गांव के अंदर यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। देखिए बनास, भेड़स और मेनार तीनों का संगम है। यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है, 3 नदियों का संगम यानी त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद के अंदर। यहाँ बनास नदी है और ये बेड़स नदी है और ये मेनार नदी है, तीनों का संगम है बिगोद गांव तहसील मांडलगढ़। अब देखिए मेनार नदी के बारे में, ये RS मेंस के अंदर 1999 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है मेनार नदी के बारे में। वो बिगोद का क्वेश्चन बार बार आता रहता है, तो सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर भी आया हुआ है। जो त्रिवेणी संगम है बिगोद, वहां पर कुछ नदियों आकर मिलती हैं। ये संगम है किन किन नदियों द्वारा होता है? तो बनास, भेड़स और मेनार नदियां द्वारा यह संगम होता है बिगोद के अंदर। और पटवार 2015 जो कि बढ़ती हुई थी, उसके अंदर बिगोद का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई दफा ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिगोद का, एक बिगोद का एक मेनार का। देखिए मेनार नदी का उद्गम मेनार, यहाँ पर आप कई क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पर संगम उद्गम का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनार नदी का RS मेंस के अंदर 1999 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए उसका उद्गम कहाँ होता है? उसका उद्गम जिला चित्तौड़गढ़, तहसील बेंगू, गांव है मेनार। मेनार एक प्राचीन गांव है, एक प्राचीन गांव है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी है। और एक तरफ देखा जाए यहाँ पे पठार है, ये बिजोलिया का पठार है, उनका ही हिस्सा है। इन पठार से एक झरना निकलता है और वहां ये झरना है तकरीबन 180 फीट की ऊंचाई से ये पानी गिरता है, झरना बनता है वाटरफॉल से, मेनार जलप्रपात कहते हैं। और वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। तो देखिए अपने उद्गम स्थल से ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थल पर वाटरफॉल या जलप्रपात का निर्माण करती है, ऐसी कौन सी नदी है? मेनार नदी। ये मेनार नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थल पर वाटरफॉल का निर्माण करती है। और रास्ते के अंदर तो बहुत सारी नदियां हैं जो वाटरफॉल या जलप्रपात का निर्माण करती रहती हैं, लेकिन जो अपने उद्गम स्थल से ही, अपने उद्गम स्थल पर ही वाटरफॉल का निर्माण कर रही है ये नदी। देखिए यहाँ पर ये जो बिजोलिया का पठार उनका हिस्सा, ये पठार है, मेनार का पठार है, उसके चारों पहाड़ियां हैं, उन्हीं पहाड़ियों से पठार से होता हुआ पानी आता है और 180 फीट की ऊंचाई से गिरता है, इसे मेनार वाटरफॉल कहते हैं। वहीं से मेनार नदी का उद्गम होता है, छोटी नदी है। तो यहाँ बहने के पश्चात ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रवेश करती है और बिगोद को जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन ये बन रहा है कि बेड़स की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिनका उद्गम MP से होता है? देखिए गंभीरी नदी है,
बेल्ट की 4 सहायक नदियां हैं, वागली, वागड़, गंभीरी और राय। देखिए ये गंभीरी नदी है जिनका उद्गम एमपी से होता है। बाकी वागली और वागड़ दोनों का डुमरा की पहाड़ियों से होता है, और राय उनका बस्सी नदी अभ्यारण्य से होता है। एक क्वेश्चन और शानदार बन रहा है यहाँ पर, बेड़स नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम एक वन्य जीव अभ्यारण्य से होता है? तो देखिए बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो बेड़स की जो सहायक नदी है ओराई नदी, इसका उद्गम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनसे होता है। वही बस्सी प्राचीन गांव, देखिए बस्सी प्राचीन गांव है जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर गोसुंडा, एक नाम आता है गोसुंडा, और एक नाम जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं एक नाम और आता है गोसुंडी। गोसुंडी, गोसुंडी के अंदर हम पढ़ते हैं कि बावड़ी है, बावड़ी के वहां पर बावड़ी के किनारे पर एक अभिलेख है, शिलालेख है, गोसुंडी का शिलालेख कहते हैं। वो गोसुंडी, देखिए वो गोसुंडी है और ये गोसुंडा है। वो गोसुंडी है वो यहाँ पर है, बस्सी के पास है। बस्सी के पास एक नगरी गांव है प्राचीन, और यहाँ नगरी से जस्ट 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ गोसुंडी गांव आता है। यहाँ पर जैसे हम चित्तौड़ से यहाँ से जो हावीज आता है चित्तौड़ कोटा, तो ये कोटा जो हावीज आ रहा है ये चित्तौड़ के पश्चात बस्सी पालका होता ये हावे का से गुजरता है। तो यहाँ पर नगरी गांव है और यहाँ पर गोसुंडी, वहां पर गोसुंडी का जो शिलालेख है तो बावड़ी के किनारे पर स्थित है, वो गोसुंडी यहाँ पर है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोसुंडा और गोसुंडी, देखिए ये गोसुंडा है और गोसुंडी, गोसुंडा डैम है, यहाँ पर गोसुंडा के 2 नदियां मिल रही है, गोसुंडा डैम भी है और यहाँ कागज उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। और वो गोसुंडी है वो यहाँ पर पड़ता है नगरी के पास, जो वहां का शिलालेख है वहां का प्रसिद्ध है। और देखिए इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, आप रटा कैसे करते हैं, जो पीछे जो क्वेश्चन है वही देख लेते हैं। कई बार देखिए हम ये सोचते रहते हैं कि मैंने 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर ली, उसके पश्चात भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसके पीछे कई कारण होते हैं, जहां मेरा व्यू है उसके पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हम सुपरफिशियल नॉलेज रखते हैं, जो ऊपरी सतह है वाला, कहते हैं शॉर्टकट या जो ट्रिक सिस्टम होता है जो एप्लीकेशन के आधार पर होता है, बस वहां तक सीमित रहते हैं। बस इतना याद कर लेते हैं, घूमते फिरते याद करते हैं कि बनास की साइड नदी कौन सी है, बेड़स लगा के एप्लीकेशन कर लेते हैं। बेड़स इसकी साइड नदी है, बेड़स इसकी साइड नदी है, 3 जिलों में उसका प्रभाव क्षेत्र है। उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं। 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो साधारण क्वेश्चन आते हैं और लगभग विद्यार्थी कर देते हैं, लेकिन उससे आगे पेपर के अंदर 20% या 30% क्वेश्चन आते हैं। 30% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डीपली पूछे जाते हैं, काफी डीपली पूछे जाते हैं। वो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो 30% डीपली क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि साधारण क्वेश्चन आते हैं तो हर एक कर देते हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी है उनका क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, प्रत्येक को आता है, सुपरफिशियल पूछते हैं। लेकिन जो किनको लेना है परीक्षा के अंदर, कौन पास होएगा, कंपटीशन फाइट कौन करेगा, वो ही बच्चे पास कर पाएंगे। तो 30% बच्चे या 10% 20% बच्चे कर पाएंगे जो डीपली नॉलेज रखते हैं। उनमें से यदि परीक्षा के अंदर 20% या 30% डीपली क्वेश्चन पूछ लिए और वो अपन नहीं कर पाते हैं, तो पीछे वाले कितने भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं पढ़ने वाला। तो अपन थोड़ा पढ़ ले, कम याद कर ले, लेकिन जितने टॉपिक याद करें एकदम डीपली याद करें, एक रटाफिकेशन न करें, बिल्कुल भी रटाफिकेशन न करें। आपके माइंड के अंदर एक मैथ होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से मैं, देखिए मेरे घर के बारे में पूछे कि आपके घर के आसपास पड़ोस में किन किन का घर लगता है, मैं बता देता हूँ। मेरे आसपास के, मेरे गांव के अंदर जो आसपास उनका घर लगता है, उनका घर लगता है, उस व्यक्ति अगर वहां पर है उसके वहां पर है, तो एक पूरा मैप है वो मेरे माइंड के अंदर होता है, मेरे गांव का। उसी प्रकार से आपके माइंड के अंदर चाहे राजस्थान का मैप हो, चाहे भारत का मैप हो,
पूरे विश्व का मैप आपके माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। चाहे आप इतिहास पढ़े, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़े, चाहे कल्चर पढ़े, आपकी तभी याद होगी जब आपका मैप याद होगा। तो भूगोल पढ़ने से पहले आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। आप मैप के द्वारा पढ़ते हैं तो उसके पश्चात चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, बड़ी आसानी से ज्ञात होती है। आपको यह पूछ लिया जाए, देखिए मैं आपको वैसे बताऊं, देखिए बल्ब लगा, देखिए यहां पर पूछ लिया जाए कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये यहां पर क्या आएगा, ये यहां पर, उसके पश्चात कहां जाएगा, तो टिक लगा देंगे। तो आपको नॉलेज, यदि आपके मैप याद है तो बता देंगे यहाँ देखिए ये हथियाना है और यहाँ पर एक तहसील आती कपासन, कपासन है, और कपासन से देखिए यहाँ पर एक आगे निकलता है चित्तौड़गढ़ है, और यहाँ पर कपासन, और कपासन के पश्चात यहाँ पर देखिए मावली, और उसके पश्चात मावली के पश्चात यहाँ पर उदयपुर की ओर आगे जा रहा है। तो एक एक चीज, कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, आपको रटना नहीं है। मैप द्वारा याद करोगे तो लंबे समय तक आपके याद रहेंगे। एक बार यदि आपके दिमाग के अंदर मैप हो जाता है, उसके पश्चात कभी भी इन चीजों को आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए हम देखिए लास्ट के अंदर देखें, इसको मेवाड़ की यमुना क्यों कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की राजधानी दिल्ली यमुना के किनारे पर है, उसी प्रकार से मेवाड़ की राजधानी चाहे उदयपुर हो या चित्तौड़गढ़ हो, उस नदी के किनारे पर है। दोनों ही राजधानियां, मेवाड़ की दोनों ही राजधानियां चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर इसी नदी के किनारे पर है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, मेवाड़ की यमुना कहते हैं। आगे चलते हैं बनारस मिल जाती है। इसकी लंबाई 145 किलोमीटर पहले बता चुका हूं। हम फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे साइंस। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।